हेलो दोस्तों, ब्राइट कैंपस के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज लेकर के आए हम फिजिक्स के बहुत ही अच्छे चैप्टर, जो कि पहला चैप्टर है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। उसके भाग थर्ड लेकर के आए हैं। जैसा कि आप लोग को प्रत्येक रोज हम बताते हैं और प्रत्येक रोज वीडियो लेकर के आते हैं, भाग 1, 2 करके मेरा सारा वीडियो डाला हुआ है। तो आज भाग तीसरा है। तीसरा भाग के बारे में हम बताएंगे, तीसरे भाग में क्या क्या चर्चा करना है। जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा है, प्रधान ध्रुव, वक्रता केंद्र, प्रधान अक्ष और वक्रता त्रिज्या, फोकस और फोकस दूरी। इतना पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे इस भाग में। और यह वीडियो इसीलिए आप लोग के लिए अच्छा है क्योंकि आप देखिएगा कि YouTube पर जो वीडियो डाला हुआ है, तो कहीं से कहीं वीडियो डाला हुआ है। आपको क्लास के लिए सीरियली वाइज वीडियो नहीं डाला हुआ है कहीं पर, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ देख सकते हैं। आप कि प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर मिलेगा आपको सारा 1, 2 करके पार्ट 1, पार्ट 2 करके डाला हुआ है सारा कुछ वीडियो। तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में सारा वीडियो देख सकते हैं और क्लास का पूर्ण रूप से फेयर भी कर सकते हैं इसमें। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज पहला क्या है। पहला पॉइंट है प्रधान ध्रुव। प्रधान ध्रुव क्या है, प्रिंसिपल पोल क्या है। प्रिंसिपल पोल देखेंगे, जैसा कि गोलीय दर्पण बता चुके हैं, दर्पण 2 में दर्पण सारा दर्पण के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो दर्पण में देखिए, ये गोलीय दर्पण है। कौन सा दर्पण है? गोलीय दर्पण है। इस गोलीय दर्पण में देखेंगे कि ये प्रधान ध्रुव, वक्रता केंद्र, प्रधान अक्ष और वक्रता त्रिज्या, फोकस, ये सब कहाँ है इस गोलीय दर्पण में। ये सारे पॉइंट्स इसमें चर्चा करेंगे, देखेंगे। तो पहले इसका परिभाषा क्या होता है ये जान लीजिए। प्रधान ध्रुव का परिभाषा होता है कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, क्या लिख लीजिए परिभाषा, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को प्रधान ध्रुव कहा जाता है। गोलीय दर्पण, ये देखिए Mn एक गोलीय दर्पण है। Mn आपको ये गोलीय दर्पण हो गया। अब इसके मध्य बिंदु कहाँ होगा? मध्य मतलब क्या होगा? बीच वाला भाग। मान के चलिए ये समतल दर्पण, इसका मध्य वाला भाग ये होगा। गोलीय दर्पण है, इसके मध्य वाला इधर बराबर और इधर बराबर, ये मध्य वाला भाग ये हुआ। तो यहाँ पर देखिए मध्य वाला भाग कहाँ होगा? तो यहाँ पर मध्य वाला भाग होगा। तो मध्य भाग, ये बीच वाला पॉइंट को क्या कहेंगे? प्रधान ध्रुव। इसको किससे सूचित किया जाता है? लिख लीजिए, प्रधान ध्रुव को P से सूचित किया जाता है। तो इसको P से हम डिनोट कर देंगे यहाँ पर P, और इसको लिख देंगे प्रधान ध्रुव। ये आपको प्रधान ध्रुव हो गया। उसके बाद अगला है वक्रता केंद्र क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। वक्रता केंद्र का परिभाषा क्या होता है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का, लिख लीजिए परिभाषा, यहाँ पर आया हुआ परिभाषा, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। तो गोलीय, देखिए खोखले गोले का कटा हुआ भाग, ये आपको गोला हो गया। वृत्त पढ़े होंगे, वृत्त में केंद्र कहाँ होता है? यहाँ केंद्र होता है, बीच में ये केंद्र होता है। ये भी एक वृत्त के समान ही है और खोखला एक गोला है। तो इसके केंद्र को, जिस खोखले गोले का बना होता है, उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे डिनोट करते किस चीज से? C से डिनोट करते हैं। तो कहाँ हो गया? यहाँ हो गया आपको वक्रता केंद्र। ये पूर्ण रूप से मैं पूरा फिगर बना दूंगा लास्ट तक में, तो उसके बाद ये फिगर बना लीजिएगा। तो पहले देख लीजिए वक्रता केंद्र यहाँ हो गया। उसके बाद आगे वाला पॉइंट है आपको प्रधान अक्ष क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। प्रधान अक्ष क्या है? प्रधान अक्ष का परिभाषा पहले लिख लीजिए। प्रधान अक्ष का परिभाषा क्या होता है कि प्रधान ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को, प्रधान ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या बोला जाता है? प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। इसे CP से सूचित किया जाता है। ये देखिए, इसे CP से सूचित किया जाता है। अब देखिए दर्पण में कहाँ होगा प्रधान अक्ष? ये देखिए प्रधान ध्रुव आपको ये हो गया और वक्रता केंद्र ये होगा। इससे होकर गुजरने वाली, ये देखिए ये रेखा गुजर रही है इससे, ये रेखा आपको ये गुजर रही है। तो ये पूरा रेखा क्या हो जाएगा आपको? प्रधान अक्ष हो गया। ये पूरा रेखा यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा रेखा, क्योंकि ये प्रधान ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए पूरा स्ट्रेट लाइन है। ये हो गया आपको प्रधान अक्ष।
अब देखिए नेक्स्ट क्या है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या आप पढ़े होंगे वृत्त में कि त्रिज्या क्या होता है। इसका क्या होगा, प्रधान ध्रुव, इसका परिभाषा क्या होगा त्रिज्या का, वक्रता त्रिज्या का रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा कि प्रधान ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। यहाँ लिख लीजिए परिभाषा है, प्रधान ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को। यहाँ देखिए प्रधान ध्रुव यहाँ हो गया और वक्रता केंद्र यहाँ हो गया, इसके बीच की दूरी कौन सा होगा, ये इसकी बीच की दूरी हो गया। इसे क्या बोला जाता है, वक्रता त्रिज्या। इसे आर से सूचित किया जाता है, आर से डिनोट किया जाता है। इसको यहाँ पर लिख लीजिए, ये देखिए आर से डिनोट किया जाता है। उसके बाद हम फोकस पर चलेंगे। फोकस क्या होता है, तो फोकस इस फिगर को पहले उतार लीजिए। इस फिगर को उतारने के बाद दूसरा फिगर दे रहे हैं, उस दोनों फिगर में देख लीजिए फोकस कहाँ होता है। और आगे चल के हम देखेंगे यही कि वक्रता केंद्र पर जब वस्तु होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर होगा। यहाँ पर जब वस्तु होगा तो कहाँ होगा, उसके बाद इसके बीच में वस्तु होगा तो कहाँ होगा, वक्रता केंद्र के पीछे होगा तो कहाँ होगा उसका प्रतिबिंब, इस दर्पण में। तो इसको पहले लिख लीजिए। उसके बाद चलिए चलते हैं फोकस पर, देखते हैं फोकस क्या है। चलिए फोकस के बारे में देखिए। फोकस क्या है, फोकस है किसी गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर चलती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहा जाता है। फोकस का ये परिभाषा है कि प्रधान अक्ष के समांतर चलती हुई प्रकाश की किरणें जिस प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। पहले एक बात बताइए, यहाँ जो लिया है प्रकाश की किरणें, इसके बारे में पहले समझिए। जो नए आए हैं, जो मेरा पहला भाग नहीं देखे, उसके बारे में प्रकाश की किरणें क्यों लिया है, यहाँ पर प्रकाश की रेखा क्यों नहीं लिया, रेखाखंड क्यों नहीं लिया है। तो यहाँ किरणें इसलिए लिया है कि किरणें का परिभाषा क्या होता है, प्रकाश की रेखाखंड क्या होता है, कि रेखाखंड क्या होता है इसका, कभी कहीं ये दोनों साइड अंत हो जाता है, सीमित हो जाता है। रेखा क्या होता है इसका कहीं अंत नहीं होता है। लेकिन किरण क्या होती है, किरण का परिभाषा क्या होता है कि किसी एक बिंदु से चल के ये अनंत की ओर जाती रहती है, इसे किरण कहते हैं। इसीलिए किरण लिया है कि मान के चलो अभी सूर्य से देखिए प्रकाश आ रही है, तो किसी एक जगह से आ रही है सूर्य से प्रकाश और अनंत दिशा में जा रही है और कहीं भी जाएगी उसका लिमिट नहीं है, इसीलिए किरण का यूज किया है। और एक बात इसमें समझने वाली बात है कि लिया है कि प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, सिर्फ मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है। अब देखिए इसको स्पष्ट क्यों मिलती हुई प्रतीत लिया है। तो यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण में दर्शाया है कि प्रधान अक्ष, ये देखिए फोकस कहाँ है, फोकस कहाँ है, परिभाषा से क्या स्पष्ट, प्रधान अक्ष के समांतर। समांतर क्या हुआ, पैरेलल, ये दोनों के बीच में समान दूरी रहेगा, यहाँ से यहाँ तक ये समांतर हो गया आपको, ये दोनों के बीच में समान दूरी, ये दोनों कहीं मिलना नहीं चाहिए, ये दोनों रेखा कहीं नहीं मिलना चाहिए, तब ये समांतर होगा। तो ये देखिए प्रधान अक्ष ये हुआ, आपको पीछे बता रहे हैं कि प्रधान अक्ष क्या है, तो प्रधान अक्ष ये हुआ और इसके समांतर जा रही है ये प्रकाश की किरणें और ये परावर्तित होकर, परावर्तन के बाद ये परावर्तित होकर क्या करेगी, फोकस के जिस बिंदु पर होकर आकर, फोकस के ये प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर ये गुजरेगी या जिस बिंदु पर ये मिलेगी उसे फोकस कहेंगे। ये देखिए यहाँ से इस बिंदु पर मिल रहा है, यहाँ क्या होगा, यहाँ फोकस हो जाएगा। फोकस को क्या करते हैं, एफ से सूचित किया जाता है, फोकस को बड़ा एफ से सूचित किया जाता है। उसके बाद अवतल दर्पण में एक और बात समझिए कि ये देखिए उत्तल दर्पण में देखिए ये क्या होता है कि उत्तल दर्पण में आगे की ओर से जाएगा प्रकाश और इसका क्या होगा, काल्पनिक बनेगा पीछे में, अर्थात पीछे में इसका बनेगा फोकस और जो कि मिलती हुई प्रतीत होगा, हमको दिखाई नहीं देगा वास्तविक रूप से, लेकिन प्रतीत होगा कि पीछे में कहीं ना कहीं जाके मिल रही है। इसको अभी समझा रहे हैं, पहले इसमें देख लीजिए। इसमें क्या होता है, एक पॉइंट याद रखिए, पूछा जाएगा, वास्तविक फोकस होती है। इसमें क्या होता है, वास्तविक फोकस होता है और उत्तल में क्या होता है, काल्पनिक फोकस होता है। ये उत्तल दर्पण में हो गया, उत्तल दर्पण में ये काल्पनिक फोकस होता है और इसमें वास्तविक फोकस होता है। तो ये दोनों याद रखिए पॉइंट। उसके बाद देखिए इसमें देखिए यहाँ पर आपको हो गया वक्रता केंद्र, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो गया वक्रता केंद्र, यहाँ हो गया प्रधान ध्रुव और यहाँ देखिए इसके प्रधान अक्ष हो गया, ये प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी, यहाँ परावर्तित होकर क्या होगी, अपने दिशा में ये लौटेगी, परावर्तन के
का परिभाषा लिखा है ना कि अपनी दिशा में लौटेगी, लेकिन इसका क्या होगा, आभास काल्पनिक बनेगा कि पीछे में यहाँ आके डॉट डॉट क्लियर करके ये जो दर्शाए हैं ये आके देखिए यहाँ मिलेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका फोकस हो जाएगा यहाँ पर, ये काल्पनिक रूप से इसका दिखाई देगा। आगे चल के वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब जो बताएंगे तब इस काल्पनिक और वास्तविक को और स्पष्ट कर देंगे क्या होता है प्रतिबिंब, आगे चल के है। उसके बाद देखिए फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है, गोलीय दर्पण में प्रधान ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। तो यहाँ देखिए फिगर में देखिए प्रधान ध्रुव क्या है, प्रधान ध्रुव यहाँ है, प्रधान ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, ये देखो ये इस दोनों के बीच की दूरी जो है ये दूरी हो गया फोकस दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया आपको फोकस दूरी। प्रधान ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी ये हो गया फोकस दूरी। फोकस दूरी को किससे, छोटा एफ से सूचित किया जाता है, फोकस दूरी को छोटा एफ से सूचित किया जाता है। और फोकस दूरी में 2-3 पॉइंट याद रखिए। फोकस दूरी में क्या है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होता है, ये याद रखिए, पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होता है या ऋणात्मक, तो ये क्या होता है, धनात्मक होता है, क्योंकि इसमें वास्तविक बनता है। ये देखिए इस साइड बनेगा दर्पण के इस साइड, तो ये धनात्मक होगा, और इस साइड बनेगा पीछे की साइड तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा, इस साइड प्लस होगा, इस साइड माइनस होगा। यहाँ उत्तल में देखिए, उत्तल में क्या हो रहा है कि दर्पण के आगे वाले साइड में नहीं बन के पीछे वाले साइड में फोकस बन रहा है, तो ये फोकस दूरी भी यहाँ बनेगा, यहाँ प्रधान ध्रुव और फोकस के बीच, ये हम जानते हैं कि प्रधान ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी या फोकसांतर भी बोलते हैं, इसको दूसरे भाषा में इसको फोकसांतर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस साइड दर्पण के पीछे बनेगा, तो यहाँ क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा, यहाँ ऋणात्मक हो जाएगा, उत्तल दर्पण में ऋणात्मक हो जाएगा फोकस दूरी। उसके बाद फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये भी याद रखने वाली बात है, ये इसका सूत्र आगे चल के प्रूव होगा। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या क्या बताए कि प्रधान ध्रुव और वक्रता केंद्र यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गया आपको, वक्रता त्रिज्या, और ये फोकस दूरी क्या होता है, ये यहाँ से यहाँ की दूरी इसकी आधी होती है। F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर R/2 हो जाएगा, F बराबर R/2 हो जाएगा। ये आगे चल के सूत्र ये प्रूव करने के लिए है, और आपको 10वां में पूछा जाता है, ये 5 नंबर में भी पूछा जाता है, और 2 नंबर में शॉर्ट करके पूछा जाता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, प्रूव करें। आगे चल के इस पर प्रूव नहीं करेंगे और न्यूमेरिकल भी बताएंगे आपको, तो आगे वीडियो में देखते रहिए। और यह वीडियो जैसा कि मैंने बता दिया हूँ ये सीरियली वाइज चलेगा, 1-2 करके पार्ट चलेगा, और इसमें करीब 10 पार्ट होगा लगभग। उस 10 पार्ट में पूरा प्रकाश चैप्टर का क्लियर हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे आगे चल के दूसरा चैप्टर में चलेंगे। तो इतना क्लियर हो गया, इससे किसी को और दिक्कत है इसमें, चलिए चलते हैं अब देखते हैं आगे प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब क्या होता है, मान के इस दर्पण में तो सारा कुछ जान लिए कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र प्रधान अक्ष सारा कुछ जान लिए। अब इसमें प्रतिबिंब कैसे बनेगा, आप लोग जो देखते हो दर्पण में उसमें क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे तो कैसा बनेगा, ये सारा कुछ आगे चल के बताएंगे। तो पहले वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, ये दोनों के बारे में देख लीजिए कि जब अवतल दर्पण में बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब, फिर इसमें उत्तल बनेगा तो काल्पनिक बनेगा। तो कैसा बनेगा काल्पनिक, ये देखते हैं आगे चल के, देख लीजिए। चलिए देखिए उसका प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब के बारे में देखिए। प्रतिबिंब क्या है, तो प्रतिबिंब को पहले समझिए, इसका क्या परिभाषा है, किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। इसके परिभाषा से स्पष्ट हो गया कि जब ये प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद या परावर्तन होगा, अपवर्तन तो होगा नहीं क्योंकि लेंस नहीं है, यहाँ पर ये दर्पण है, तो यहाँ परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती है, उसे प्रतिबिंब कहेंगे उस वस्तु का। तो यहाँ पर देखिए इसमें प्रतिबिंब कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक काल्पनिक प्रतिबिंब। रियल इमेज और वर्टिकल इमेज 2 होता है, जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब का क्या परिभाषा है, प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर वास्तविक किरणें के
मिलने से। वास्तविक मतलब क्या, जो आपके इस साइड है वास्तविक है, जो आपको दिखाई दे या पर्दे को उतारा जा सके, वो पीछे हो जाएगा, दर्पण के पीछे तो दिखाई देगा नहीं, देगा ना। कुछ कोई किसी सामान को हम देखेंगे सिर्फ आगे से देख सकते हैं, पीछे से तो नहीं देख सकते, पीछे जो बनेगा उसको तो नहीं देख सकते हैं। तो आगे से दर्पण के आगे जो बनेगा वो हो जाएगा साहब क्या होगा, वास्तविक। वास्तविक में देखिए ये वास्तविक किरणें से मिलकर बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब। तो ये देखिए सारा कुछ इस साइड है अवतल दर्पण में, और वास्तविक किरणें जा रही है, दिखाई दे रहा है, और वास्तविक किरणें, ये दोनों किरणें के कटान बिंदु यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, और यहाँ पर ये क्या हो रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। और वास्तविक प्रतिबिंब में याद रखिएगा, आपको आगे चल के अंतर बताएंगे, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब के अंतर बताएंगे, एक पीडीएफ बना के आगे में डालेंगे, यानी तो चलिए अभी देख लीजिए इस दोनों का अंतर, आपको इस वीडियो में आगे में दिया हुआ है, इस दोनों का अंतर देख लीजिए। उसके बाद इसमें क्या होता है, हमेशा उल्टा प्रतिबिंब होता है। जाहिर सी बात है कि जब आगे में बनेगा तो सीधा आगे में तो डायरेक्ट प्रतिबिंब बनेगा, ये किरण जाएगी टकरा के लौटेगी तो क्या होगा, ये ऊपर या नीचे बनेगी, तो ये क्या होगा, उल्टा प्रतिबिंब से हमेशा ये उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। और इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। जब भी वास्तविक बनेगा तो इसको क्या करेंगे हम, पर्दे पर मान लीजिए सामने में कुछ बनेगा, दर्पण के सामने में बनेगा तो क्या करेंगे हम, उतार लेंगे, किसी पर्दे पर उतार लेंगे। जैसे छाई मारते हैं तो वो क्या होता है, डायरेक्ट आ जाता है आगे में, तो वो उसको हम उतार सकते हैं। उसके बाद है काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्टिकल इमेज। जब प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी दूसरी बिंदु से अपसरित होती है, मतलब मिलती हुई प्रतीत होती है, तो ये देखिए मिलती प्रतीत होती है, उस काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ तो देखिए यहाँ तक तो प्रतिबिंब आ रही है, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है, रिटर्न होने के बाद यहाँ मिलती हुई अपसरित हो रही है, यहाँ पर पता नहीं चल रहा है लेकिन यहाँ पर जाके मिल रही है, यहाँ फोकस पर ये एक तीर जाएगा वक्रता केंद्र से होकर और एक फोकस से होकर, ये देखिए इस दोनों के बीच, ये देखिए दर्पण के पीछे में ये प्रतिबिंब बन रहा है। ये रियल इमेज से नहीं बन रहा है, ये वर्टिकल इमेज से बन रहा है। रियल इमेज इधर हो गया, ये जो आपको दिखाई देगा, और जो दिखाई नहीं देगा वो क्या होगा, वर्टिकल इमेज हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हो जाएगा। तो ये देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब और क्या होता है, हमेशा सीधा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक जब भी बनेगा वो क्या होगा, सीधा होगा, क्योंकि ये दर्पण की इस साइड वस्तु है और उसके उस साइड बनेगा तो वो तो सीधा बनेगा ही। तो अब उसके बाद देखिए इसमें दो पॉइंट याद करेंगे, हमेशा सीधा, और पर्दे पर इसको उतारा नहीं जा सकता है। तो ये दोनों अंतर हो गया इसका, तो अंतर इस दोनों में लिख लीजिए। और ये जो इमेज आ रहा है इस पे देखिए, इस इमेज में अंतर लिखा हुआ है, अंतर लिख लीजिए। अब ये देखिए इस दोनों में आप देखेंगे अवतल में काल्पनिक कहाँ बनेगा और वास्तविक कहाँ बनेगा, उत्तल में काल्पनिक और वास्तविक कहाँ बनेगा वो देखेंगे आगे चल के। पहले उससे पहले हम देखेंगे क्या, चिन्ह परपाटी की। चिन्ह क्या हो रहा है कि जब इधर होगा तो माइनस और इधर होगा तो प्लस, इधर होगा तो माइनस। इस दोनों चिन्ह के बारे में कि हम वस्तु को कैसे रखें, ऐसा नहीं कि वस्तु को ऐसे करके रख देंगे इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु को कहाँ रखें, कैसे रखें, और किधर प्लस होगा किधर माइनस होगा, चिन्ह परपाटी में आगे चल के बताएंगे ये सारा कुछ। तो चिन्ह परपाटी के बारे में चलिए आगे चल के देख लेते हैं कि चिन्ह परपाटी क्या होती है। चिन्ह परपाटी भी पूछा जाता है 10th क्लास में, तो चलिए देखते हैं चिन्ह परपाटी के बारे में। देख लीजिए पहले